उम्मीद करता हूँ कि जो 20 अक्टूबर को दीपावली मनी वो बहुत बढ़िया मनी होगी। और जो लोग आज यानी कि 21 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं उन सबको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली मनाने का मतलब है महालक्ष्मी का पूजन। धनतेरस नरक चौदस हो चुका है और महालक्ष्मी जी का पूजन जो कल कर चुके हैं उनका अच्छा हुआ होगा और आज जो मना रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, जे बॉस रिटेल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये तबसरा, मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आएगा और इसको एक तरीके से आप संपादकीय भी मान सकते हैं। जो अखबारों में, प्रिंट मीडिया में संपादकीय पेज होता है उसमें कोई एक टॉपिक लेके चलते हैं, इसी तरह से मैं भी एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था जो डेड हो चुकी है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और भारत के जो एलओपी हैं यानी कि प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के वो बहुत बड़े कर्णधार हैं, ये दोनों मान चुके हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो दीपावली का पर्व है इसमें 1.5 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है। 1.5 लाख करोड़ का मतलब होता है 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। जो दीपावली के 5-6 दिन हैं इनमें खरीदारी, इनमें गोल्ड की खरीदारी हुई है, सिल्वर की खरीदारी हुई है, ऑटोमोबाइल को बहुत ज़बरदस्त बूम मिला है। मोटा अनुमान है, हालांकि अभी ये फाइनल अनुमान आते आते ये जब महीना ख़त्म होगा, जीएसटी का जब पूरा एक आंकड़ा सामने आएगा तो तब पता चलेगा। लेकिन 1.5 लाख करोड़ की बिक्री होना, 1.5 लाख करोड़ मार्केट में आना, ये पब्लिक का जो पैसा है वो मार्केट में आया है। वो अपनी इंडस्ट्री में गया है, वो अपने बिजनेसमैन के पास में गया है, वो अपने सप्लायर्स के पास में गया है, वो अपने ट्रकर्स यानी कि ट्रांसपोर्ट के दुनिया में गया है। तो इस तरह से आप बताएं तो 1.5 लाख करोड़ का जो रुपया है, जो लिक्विडिटी है, वो मार्केट में फ्लोट हुई है। अब मुझे नहीं लगता है कि 1.5 लाख करोड़ अगर मार्केट में फ्लो हो रहा है 2-4-10 दिन के अंदर तो ये अर्थव्यवस्था डेड हो। और ये तो करारा जवाब है उन लोगों को जो भारतीय अर्थव्यवस्था को डूबता हुआ मान रहे हैं। देखिए, भारत कई तरह के संकटों से, कई तरह की चुनौतियों से निपट रहा है। कल रात नरेंद्र मोदी जी आईएनएस विक्रांत में थे। ये उनका एक संदेश था। वो दीपावली के अवसर पर हिमालय के चोटियों तक जाते हैं, रेगिस्तान के मरुस्थल तक पहुंचते हैं। तो उन्होंने सागर की गहराइयों में भी जाकर के अपने देश के जो सैनिक हैं, फौजी हैं और अब की बार नौसैनिक हैं उनके साथ में बिताई है। तो ये कई तरह के मैसेज, कई तरह के संदेश दे रहे हैं। वो हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए नहीं है। ये बड़े बड़े जाइंट्स जो अपने को बहुत बड़ा विश्व का लीडर मानते हैं, मार्केट लीडर मानते हैं, डिफेंस लीडर मानते हैं, यूएस है, चाइना है, तो इनको ये एक सीधा सीधा संदेश है कि भारत का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करता है, 140 करोड़ यानी कि हम चाइना की आबादी से भी ज़्यादा हो चुके हैं। दुनिया का नंबर 1 आबादी वाला, पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 कंट्री है। तो हमारी अगर अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है तो हमारी चुनौतियां भी बड़ी हैं। हमारा जो देश है उसमें डाइवर्सिटी है, अलग अलग विभिन्नताएं हैं। कहीं बिल्कुल जंगल के करीब जहां विकास नहीं पहुंचा है वहां लोग रह रहे हैं, तो कहीं दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, अब जिनके नाम जैसे दिल्ली,
मुंबई और चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, तो इस तरह के बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हो गई हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन से भी बढ़कर आगे हो गए हैं। इनमें विश्व के हर देश के कोई न कोई लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर यहाँ पहुँच चुका है। तो भारत आगे बढ़ रहा है। आप जानते ही हैं कि जब हम हवाई जहाज़ हमारा टेक ऑफ करता है, रनवे में दौड़ने लगता है, तो उसको इतनी स्पीड ज़मीन में पैदा करनी होती है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर कर सके, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो ताकत उसको नीचे ज़मीन की ओर खींच रही है, धरती की ओर खींच रही है, उससे ज़्यादा पावर उसको उड़ाने वाली हो, तब हमारा जहाज़ उड़ता है। आमतौर पर ये 270, 80, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले वाहन, जिसमें फाइटर भी हो सकते हैं, जिसमें आपके ट्रांसपोर्ट प्लेन भी हो सकते हैं, वो अगर रनवे में दौड़ते दौड़ते इतनी स्पीड कर लें तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट आता है, यानी कि वो तक की स्पीड आपको पहुंचानी है, और उसके बाद फिर ज़मीन का जो नीचे हवा का प्रेशर बन रहा है वो जहाज़ को, वाहन को ऊपर उठा देता है। अब आपको उतनी ताकत नहीं लगानी है। थोड़ी देर, 2-4 मिनट, 10 मिनट, जब तक आप अपना एल्टीट्यूड नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक वो इंजन पूरे पावर पर, पूरे फोर्स से अपना काम करते हैं। उसके बाद अपना स्थान ग्रहण कर लिया, अपनी ऊंचाई प्राप्त कर ली, तो फिर फ्लोटिंग राउंड में आता है। ऐसे ही भारत के साथ हो रहा है। भारत अभी टेक ऑफ करने के प्रक्रिया में है। ये जो प्रोसेस चल रही है, ये विश्व अर्थव्यवस्था में स्थान बनाने के लिए टेक ऑफ करने का समय हो रहा है। वैसे भी हमसे आगे अभी यूएस है, अमेरिका है, और इधर चाइना है। यूएस करीबन 30 ट्रिलियन के आसपास और चाइना करीबन 20 ट्रिलियन के आसपास की अर्थव्यवस्था लेके चल रहा है। हम लोगों के बारे में, यानी कि भारत के बारे में कहा जाता है कि 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंच गए हैं। मोदी जी ने बहुत पहले कहा था कि 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनना चाहते हैं, ताकि दुनिया का कोई देश तीसरे नंबर पर न आ सके, हम उनसे ऊपर उठ जाएं। जो ही हम इस ब्रेक इवन पॉइंट से आगे बढ़ करके एक सुरक्षित लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो विश्व की जो ताकतें हैं, जो हमको दबाने की कोशिश कर रही हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें कर रही हैं, जो यहाँ पर राजनीतिक रूप से जो लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। और दीपावली का एकमात्र त्यौहार ऐसा है कि जो पिछले 6 महीने से पूरे विश्व में जो उथल पुथल चल रही है, ट्रंप महाराज रोज़ कुछ न कुछ नया बोल लेते हैं, कभी टैरिफ लगाते हैं, तो कभी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि हम 500 गुना टैरिफ लगा देंगे। तो ये सब उनका अपना एक भौकाल कहना चाहिए, जिसको हम उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा में अगर कहें, वो अपना भौकाल मेंटेन रखना चाहते हैं। लेकिन वो समझते नहीं हैं कि जो भी बड़ा होता है उसमें नम्रता आती है। हमारे यहाँ बहुत पहले कहा गया है कि धान की बाली जब पुष्ट होने लगती है तो वो खड़ी नहीं रहती है। रागी है, मड़ुआ है और अन्य जो भी फसलें हैं, उनके जो बालियां हैं वो खड़ी रहती हैं, लेकिन धान की बाली झुक जाती है। इसीलिए धान यानी कि चावल को विश्व में इतना बड़ा स्थान मिला हुआ है। विश्व की आधी आबादी चावल का प्रयोग करती है, चावल को अपने भोजन का एक बड़ा हिस्सा बनाती है, और तरह तरह की जो डिशेज, तरह तरह के जो व्यंजन हैं, उनमें चावल मिलाया जाता है। रही बात हमारे देश की अर्थव्यवस्था और देश की व्यवस्था पर, तो हमें चुनौती अपने अगल बगल वाले छोटे देशों से नहीं है, ये खुद ही अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा अनरेस्ट है, इतनी बड़ी अराजकता है कि वो अगर एक सभ्य देश होता, एक सुव्यवस्थित देश होता,
तो वो शर्म से झुक जाता है। इसी तरह से पूर्वी छोर पर जो हमारा ये बांग्लादेश है, यहाँ जेन जी एक बार फिर से हावी हो रहा है, एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहा है। अब की बार मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए अब प्रदर्शन हो रहे हैं। इधर पड़ोस में नेपाल है। नेपाल में आपने देखा है 1.5-2 महीना पहले बहुत बड़ा एक जेन जी का प्रदर्शन हुआ था, जो मीडिया की हाइप से इतना बड़ा हो गया कि वहाँ पर उन्होंने क्या जलाना है, क्या रोकना है, कौन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, क्या हमारे लिए आगे के लिए अच्छा है, ये सब विवेक उनके मन से हर लिया। और उस विवेक को हरने के वजह से जब वहाँ के ओली जी, प्रधानमंत्री ओली जी को भागना पड़ा, तो वो बिल्कुल चूहा बन करके गायब हो गए थे। कई दिन तक, कई हफ्तों तक उनके बारे में पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। हालांकि चौथे पाँचवें दिन से थोड़ा पता चलने लगा था कि आर्मी ने उनको सेफ हाउस में कहीं पर छुपा रखा है, लेकिन वो जिस तरह से नंगे पांव उनको भागना पड़ा था और उन्होंने अपनी परिणति या जनता का जो स्नेह है उसको देखा था और उससे वो काफ़ी डर गए थे। लेकिन अब 2 महीने बाद जब वहाँ पर श्रीमती सुशीला कार्की ने ये सब कार्यभार संभाला है और धीरे धीरे देश को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही हैं, तो ओली जी एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए, ओली जी एक बार फिर से ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं अब सुशीला कार्की को हटा करके फिर से प्रधानमंत्री बन जाऊं। देखिए, राजनीतिज्ञ बहुत बड़ा ही जो है स्वार्थी होता है। कुछ ही ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो देश को अपने से ऊपर रखते हैं, लेकिन अधिकांश राजनीतिज्ञ देश को भी किनारे रख करके, देश को भी गिरवी रख करके अपनी सत्ता चाहते हैं। इन्हीं में से एक ये ओली जी भी हैं। इन्होंने एक बार फिर से प्रयास कर दिया है कि नेपाल में अराजकता आए और ये जो वर्तमान कार्यवाहक सरकार है इसको पलट दिया जाए। हालांकि वहाँ एक वर्ग जेन जी का ये भी है जो ये चाहता है कि वहाँ स्थायित्व हो और सनातन धर्म के साथ में आगे बढ़ा जाए। अब देखिए नेपाल में क्या होता है, कैसे जीतते हैं, कैसे हारते हैं, कौन उसमें सफल हो पाता है। रही बात म्यांमार की, जो पड़ोसी देश है, वहाँ पर आर्मी चल ही रही है। आर्मी का शासन है पिछले 3 साल से और उनका भारत सरकार के साथ में बहुत खराब संबंध नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जो जंगल हैं, जो हाइड आउट्स हैं, उनमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड है, मणिपुर है, यहाँ के जो आतताई हैं, यहाँ के जो अलगाववादी तत्व हैं, उनको शरण मिलती है। लेकिन भारत ने भी ये प्रयास किया है। इसमें हो सकता है म्यांमार की जुंटा सरकार को का समर्थन मिला हो, तो उन जंगलों में एयर स्ट्राइक हो रही है। अभी एक दिन पहले ही बताया जा रहा है कि वहाँ पर ड्रोन से एयर स्ट्राइक हुई है। कई उसमें जो अलगाववादी गुट था, उसका वो खुद और उसका पुत्र, उसका लड़का, दोनों मारे गए हैं। लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। अब हम लोग कयास लगा सकते हैं कि हो सकता है कि भारत की ओर से कुछ प्रयास किया गया हो, लेकिन इसमें अभी तक कहीं किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। न भारत सरकार की ओर से कोई ऐसा बयान आया है, नहीं उधर म्यांमार की जुंटा सरकार, सैनिक सरकार की ओर से कोई बयान आया है। तो ये भारत के जो चारों तरफ, श्रीलंका कुछ दिन से खामोश है। श्रीलंका को हो सकता है चाइना का जो एक बहुत बड़ा झटका लगा था उससे उसकी समझ में आ रहा हो। ऐसे ही मालदीव है जो इंडिया आउट का नारा लगाता था और जो वहाँ पर मुझे जो राष्ट्रपति हैं वो इसी बूते सरकार में आए, तो लेकिन बाद में उनकी समझ में आ गया कि इस तरह से देश नहीं चल सकता है। भारत के मदद के बिना, भारत के सहयोग के बिना हम इस हिंद महासागर में जीवित या अस्तित्व नहीं बनाए रख सकते हैं। इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद आप देखिए कि भारत के अंदर बिहार में जो इलेक्शन होने हैं अभी नवंबर में,
उसको लेकर के विपक्ष में बहुत ज़बरदस्त जूतम पैजार चल रही है। कांग्रेस का जो महागठबंधन है वो लगभग टूट चुका है। कई सीटों पर आपस में ही लड़ रहे हैं, जिसको इन्होंने फ्रेंडली जो मुकाबला कहा है, लेकिन मुकाबले कोई फ्रेंडली नहीं होते हैं। जो पैसा लगा करके मैदान में आता है तो फिर जी जान लगा करके ही वो मैदान मारना चाहता है। फिलहाल ये है। और उधर जो पीके प्रशांत किशोर जी ने अपनी पार्टी बनाई थी वो भी अब कुछ ठंडी पड़ती नज़र आ रही है। पीके का ये रुख अभी रहस्यमयी है, इस पर कहना ज़्यादा उचित नहीं है। बाकी देश में हालात ठीक हैं, नक्सलवादी भी काउंटर हो रहे हैं, धीरे धीरे उनमें कंट्रोल काफ़ी कुछ हो चुका है। और गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक हमारा जितना भी ये नक्सल बेल्ट है ये सब मुक्त हो जाएगा नक्सलियों से, और कोई भी अलगाववादी, कोई भी उग्रवादी इन क्षेत्रों में नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के भारत का भविष्य अच्छा है। दीपावली के इस अवसर पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो अपना स्वरूप दिखाया है, जो अपनी ताकत दिखाई है, ये सब आप लोगों को मुबारक हो। और आगे चल करके आप भी, अभी आप देखिएगा विश्व में कुछ आर्थिक मंदी आने का दौर है। अगले 5-6 महीने आपको संभल के चलने हैं, बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं करनी है, कुछ कैश, कुछ नकदी घर में रखे रहें। और अगर आप गोल्ड और सिल्वर पर बहुत ज़्यादा अगर निवेश नहीं करना चाहते हैं तो खामोशी ओढ़े रहें। और अगर आपके पास में पैसा है और गोल्ड में, सिल्वर में लगाना हो तो ज्वेलरी के बजाय इसके बिस्किट्स या इसका जो पेपरलेस जो भी खरीदारी होती है उसको करिए। अगर सोना आगे बढ़ गया तो आपकी बल्ले बल्ले, और नहीं तो आपके पास में वो पड़ा रहेगा। और यही मैं आपको सुझाव दूंगा। फिलहाल अब आपसे विदा होने का समय आ गया है। मैं समझता हूं कि आपको ये मेरे जो सीरीज चल रही है, जो मैं भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय सामरिक व्यवस्था पर जो मैं आपके पास में कुछ अपने संपादकीय लेके आता हूं, तो ये आपको पसंद आ रहे होंगे। इसमें आपको ओवरऑल एक सिनेरियो मिल रहा होगा, एक आपको पूरा जो राउंड अप मिल जाता है। तो इससे आप देश की सारे जो अलग अलग चुनौतियां हैं उससे भी वाकिफ़ हो जाते हैं। कृपया आप इस चैनल को देखते रहें। अगर आपने अभी तक जे बॉस रिटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।